आइए आज एक ऐसे दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं जो इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक के बारे में हमारी सारी धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख देगा। रविंद्रनाथ टैगोर। नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक नोबेल पुरस्कार विजेता, एक बेहद गंभीर दार्शनिक, या फिर हमारे राष्ट्रगान के रचयिता, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस महान और शांत छवि के ठीक पीछे एक ऐसा पक्का विद्रोही छिपा हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस नियम तोड़ने में बिता दी। जी हाँ, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन जरा इस पर गौर कीजिए। सेंट जेवियर स्कूल के पूर्व छात्रों के एक पुराने दस्तावेज में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति आगे चलकर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला था, वो असल में एक अटर फेलियर यानी बेहद खराब छात्र था। दस्तावेज बताता है कि टैगोर स्कूल से भागने के लिए हर मुमकिन तरकीब आजमाते थे। क्लासरूम की 4 दीवारों में उनका दम घुटता था। मतलब दुनिया को इतना कुछ सिखाने वाला इंसान खुद उसी स्कूली व्यवस्था में पूरी तरह फेल माना जाता था। ये सच में हैरान करने वाला है। भाग 1, विद्रोही की जड़ें। आइए देखते हैं कि इस कहानी की असल शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि टैगोर का जन्म उत्तरी कोलकाता के मशहूर और विशाल जोड़ा सांको ठाकुर बाड़ी के भद्रासन बाड़ी में हुआ था। 1784 में नीलमणि ठाकुर द्वारा बनवाया गया ये शानदार हेरिटेज घर उस वक्त कोलकाता के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का धड़कता हुआ केंद्र था। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मशहूर सेठ परिवार ने ये दलदली जमीन प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर को दान में दी थी। इस दलदली जमीन को पार करने के लिए 2 छोटे पुल बने थे, जिन्हें बंगाली में सांको कहते हैं। बस इन्हीं 2 पुलों से नाम पड़ गया जोड़ा सांको। और यहीं इसी ऐतिहासिक जगह पर उस विद्रोही दिमाग की नींव पड़ी। और ये नंबर 8 उनके इसी शैक्षणिक विद्रोह को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। सेंट जेवियर्स में उस समय की सालाना फीस सिर्फ 8 रुपए थी। हालांकि टैगोर से 5 रुपए कम लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने सेशन में काफी लेट एडमिशन लिया था। वो कभी अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो पाए और आखिरकार उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया ताकि घर पर ही पढ़ाई कर सकें। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल के कड़े अनुशासन से सख्त नफरत थी, उसने खुद को 4 दीवारों के बजाय प्रकृति और खुली दुनिया से सीखना ज्यादा बेहतर समझा। भाग 2, द मिस्टिक एंड द म्यूज। चलिए देखते हैं कि कैसे एक स्कूल ड्रॉप आउट आगे चलकर एक ग्लोबल आइकॉन और रहस्यवादी विचारक बन गया। अब बात करते हैं W.B. येट्स और टैगोर की उस अनोखी और गहरी दोस्ती की जो पूरे 37 सालों तक चली। दोनों ही अपने समय के मास्टर मिस्टिक यानी महान रहस्यवादी थे, लेकिन दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था। जहां येट्स का पूरा ध्यान जादू टोने, अलौकिक शक्तियों और ऑटोमेटिक राइटिंग जैसी रहस्यमय चीजों पर अटका था, वहीं टैगोर ने ईश्वर को बिल्कुल हमारे आसपास, प्रकृति में, रोजमर्रा की जिंदगी में और सादगी में ढूंढा। उनके लिए हवा के चलने या मौसम के बदलने में ही एक दैवीय संगीत छिपा था। गीतांजलि की प्रस्तावना में येट्स का ये खूबसूरत कोट इस बात को हाईलाइट करता है कि उस समय पश्चिमी दुनिया के लोग टैगोर को किस नज़र से देखते थे। पश्चिमी विद्वानों के लिए टैगोर पूरब की कलात्मक और आध्यात्मिक पवित्रता के सबसे बड़े प्रतीक थे। येट्स का मानना था कि टैगोर में बिल्कुल भारतीय संस्कृति की ही तरह बड़ी सहजता से अपनी आत्मा की खोज की है। ये वो दौर था जब टैगोर सचमुच पूरब और पश्चिम के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक पुल बन चुके थे। भाग 3, अ लेट आर्टिस्टिक हार्वेस्ट। लेकिन टैगोर की प्रतिभा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। आइए उनके जीवन के आखिरी पड़ाव में आए एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ को समझते हैं। 208। ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन अविश्वसनीय और बिना नाम वाली पेंटिंग्स की गिनती है जिन्हें द लास्ट हार्वेस्ट नाम की प्रदर्शनी में दुनिया के सामने रखा गया था। टैगोर की 150वीं जयंती पर कला इतिहासकार आर शिवकुमार ने इन्हें क्यूरेट किया था। ये बात सच में हैरान कर देती है कि जिस इंसान ने साहित्य की दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया था, उसने अचानक रंगों और तूलिका की मदद से अपनी एक बिल्कुल ही नई दुनिया बसा ली। और इन कलाकृतियों का ये ग्लोबल सफर तो देखिए। बर्लिन के म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से लेकर न्यूयॉर्क की एशिया सोसाइटी और सियोल के नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया तक इन पेंटिंग्स ने पूरी दुनिया नाप ली। ये इस बात का एकदम पुख्ता सबूत है कि टैगोर की कला किसी एक देश या भाषा की मोहताज नहीं थी। उनकी अपील सच में बिना किसी सरहद के पूरी दुनिया के लिए थी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस महान विचारक ने 60 की उम्र पार करने के बाद खुद को एक पेंटर के रूप में दोबारा इजाद किया,
जिस उम्र में लोग आमतौर पर रिटायरमेंट का सोचते हैं। और हाँ, उन्होंने जानबूझकर अपनी पेंटिंग्स को कोई नाम नहीं दिया। वो चाहते थे कि देखने वाले अपनी खुद की कल्पना से उनके अर्थ निकालें। इन पेंटिंग्स में आपको अजीबो-गरीब काल्पनिक जानवर और गहरे रंग देखने को मिलेंगे, जो काफी हद तक वुडकट्स और नॉर्थ अमेरिकन लोक कला से प्रेरित थे। यहाँ उन्होंने शब्दों के बजाय अपनी कल्पना को सीधे और कच्चे विजुअल्स के जरिए एक्सप्रेस किया। भाग 4 द एंथम एंड द लॉ। अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे अप्रत्याशित हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे उनकी एक रचना के इर्द गिर्द आज के समय का एक बड़ा कानूनी ड्रामा खड़ा हो गया है। आज की तारीख में टैगोर की सबसे मशहूर रचना यानी हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यवहार से जुड़े कई जटिल कानूनी और संवैधानिक विश्लेषणों के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी और बिना सीमाओं वाली सोच का समर्थन किया, आज उसी का गीत राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी और गंभीर बहस का मुख्य हिस्सा है। तो आइए बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखते हैं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जो कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को रेगुलेट करता है, वो हमारे संविधान के भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। क्या राष्ट्रगान के सम्मान का मतलब सिर्फ उसके लिए खड़ा होना है? बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के इसके कानूनी पहलू को समझना बहुत जरूरी है। इसी टकराव को 1986 का मशहूर बिजॉय इमैनुअल मामला बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने लाता है। इस केस में यहोवा के साक्षी यानी जेहोवा विटनेसेस संप्रदाय के कुछ छात्रों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था, भले ही वे सम्मानपूर्वक खड़े रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ राज्य द्वारा अनिवार्य की गई देशभक्ति और व्यक्तिगत धार्मिक आज़ादी के बीच एक बेहद मुश्किल संतुलन खोजना पड़ा। फिर इसके कई दशकों बाद 2018 के श्याम नारायण चौकसे मामले ने इस बहस का रुख ही पलट दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था। इस एक फैसले ने संवैधानिक नैतिकता की सीमाओं और अनिवार्य देशभक्ति को लेकर पूरे देश में एक नई और गहरी कानूनी बहस छेड़ दी। भाग 5 कंपाइल्ड पेट्रियटिज्म वर्सेस डिसेंट। आइए बिना किसी का पक्ष लिए इसके कानूनी ढांचे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करके देखते हैं। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है अमेरिका और भारत के कानूनी दृष्टिकोण के बीच का साफ अंतर। अमेरिका का फर्स्ट अमेंडमेंट प्रतीकात्मक असहमति को काफी मजबूत सुरक्षा देता है, जैसे बार्नेट मामले में अनिवार्य देशभक्ति को खारिज किया गया था। लेकिन भारतीय ढांचा थोड़ा अलग है। 1971 का अधिनियम और बिजॉय इमैनुअल जैसे मामले दिखाते हैं कि भारत का कानून व्यक्तिगत आज़ादी और राष्ट्रीय अखंडता के प्रति राज्य के हितों के बीच एक बहुत ही नाजुक और बारीक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें जो सबसे अहम बात समझनी चाहिए वो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। आज एकता और राष्ट्रवाद को सुनिश्चित करने के लिए हम टैगोर के लिखे राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हम उनके जीवन को देखें तो उनकी पूरी जिंदगी ही जबरन थोपी गई प्रणालियों के खिलाफ एक खूबसूरत, अराजक और आज़ाद विद्रोह थी। क्या राष्ट्रवाद को अनिवार्य बनाने की इस मांग का मेल एक ऐसे इंसान की विरासत से हो सकता है जिसने अपना पूरा जीवन सरहदों से परे की आज़ादी के नाम कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।